स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर कुछ नोट्स हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा भूगोल की किसी सूखी सी क्लास जैसा लगे, पर यकीन मानिए ये एक जासूसी कहानी की तरह है। बिल्कुल, एक ऐसी जासूसी कहानी जिसका रहस्य हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे छिपा हुआ है। हाँ, और हमारे पास सुराग हैं जो आसमान से गिरते हैं। हाँ, और कुछ सबूत भौतिकी के नियमों में छिपे हैं। तो आज का मिशन साफ है ना? इन नोट्स को एक केस फाइल की तरह लाइन दर लाइन सुलझाना, ताकि परीक्षा की तैयारी भी हो जाए और ये पूरा रहस्य भी समझ आ जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोट्स में बताया गया है कि हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती कहाँ से है, मतलब स्रोत क्या है। हाँ, ये हमारी जांच के रास्ते हैं। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहला, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े वो पुराने सिद्धांत। ठीक है। दूसरा, उल्काओं का अध्ययन। तीसरा है प्रत्यक्ष स्रोत, जैसे खनन या ज्वालामुखी, मतलब जिन्हें हम सीधे देख या छू सकते हैं। और चौथा है अप्रत्यक्ष स्रोत, जैसे ताप, दाब, घनत्व। हाँ, जिन्हें हम मापते हैं। तो ये 4 रास्ते हो गए। पुराने अंदाजे, अंतरिक्ष से आए सबूत जिन्हें छू सकते हैं और जिन्हें सिर्फ महसूस या माप सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत कुछ गलत अंदाजों से करते हैं। पहले स्रोत पर आते हैं, उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांत। अच्छा। नोट्स में लिखा है, कांट की गैसीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए। मतलब कांट ने कहा गैस। फिर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए। इन्होंने भी गैस ही कहा। हाँ, लेकिन फिर मामला बदल गया। जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रवा अवस्था में होना चाहिए। अच्छा, तो अब गैस से हम तरल पर आ गए। और कहानी यही खत्म नहीं होती। चैम्बरलिन की ग्रहणाणु परिकल्पना के अनुसार आंतरिक भाग ठोस अवस्था में होना चाहिए। गैस, तरल, ठोस, मतलब सब उलझा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा था। वही तो, ऐसा क्यों था? मतलब इतने अलग अलग नतीजे क्यों आ रहे थे? असल में उस समय किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सब अपने अपने मॉडल के हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे। जैसे कांट और लाप्लास का मानना था कि पृथ्वी गैस के बादल से बनी है, तो उन्होंने मान लिया कि अंदर भी गैस ही होगी। बिल्कुल। और जेम्स जीन्स मानते थे कि पृथ्वी सूर्य से निकले तरल हिस्से से बनी है, तो उनके लिए केंद्र तरल था। और चैम्बरलिन सोचते थे कि वो ठोस कणों के जुड़ने से बनी है, तो उनके लिए केंद्र ठोस हो गया। सही पकड़ा। सबके पास अपनी कहानी थी, पर सबूत किसी के पास नहीं। तो फिर सच क्या है? नोट्स में इसका जवाब बहुत साफ दिया है। अतः पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, परंतु इन मतों की वर्तमान में मान्यता नहीं रही है। मतलब ये ऐतिहासिक रूप से जरूरी तो है, पर इसलिए इन सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों की सही जानकारी मिलना संभव नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षा के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि ये शुरुआती अंदाजे थे जो अब मान्य नहीं है। ये हमें एक बंद गली में ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पुराने सिद्धांत एक बंद गली थे, तो पहला बड़ा सुराख कहाँ से मिला? दिलचस्प बात यह है कि वो जमीन के नीचे नहीं, आसमान से आया। उल्कापिंड। हाँ। नोट्स का अगला हिस्सा है उल्काओं का अध्ययन। इसमें लिखा है, अंतरिक्ष की ओर से आने वाली उल्काओं का अधिकांश भाग घर्षण के कारण नष्ट हो जाता है तथा उनका केंद्र भाग धरातल में टकराता है। इसे ऐसे सोचो कि उल्कापिंड हमारे सौरमंडल के बचे हुए टुकड़े हैं, उसी सामान से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी। अच्छा। तो जब वो तेजी से हमारे वायुमंडल में घुसते हैं तो हवा की रगड़ से आग लग जाती है। उनकी भारी हल्की परत तो जल जाती है, लेकिन उनका भारी केंद्रीय हिस्सा बच जाता है। हाँ, उनका कोर, वो बचकर जमीन तक पहुंच जाता है। तो ये उल्कापिंड एक तरह से पृथ्वी का छोटा भाई हुआ। हाँ। और जब हम उसके कोर को जांचते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी के कोर का अंदाजा लगता है। तो नोट्स के मुताबिक हमें मिला क्या? हाँ, यही तो वो पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसका अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि उल्काओं के केंद्रीय भाग में लोहा व निकल जैसी धातु पाई जाती है। लोहा और निकेल, ये दोनों भारी धातुएं हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन उल्कापिंडों के कोर को काटा तो यही मिला। तो तर्क बहुत सीधा है। अतः पृथ्वी के केंद्र में भी ऐसी धातु हो सकती है, क्योंकि जिस पदार्थ से उल्काओं का निर्माण हुआ है उसी पदार्थ से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। एकदम। अगर पृथ्वी और उल्कापिंड एक ही मसाले से बने हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हमारी पृथ्वी का केंद्र भी इन्हीं भारी धातुओं से बना हो। वाह,
तो मतलब केस में पहली मजबूत लीड मिल गई, लोहा और निकल। बिल्कुल। चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्सेस सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर असल में ये एक तरह की जासूसी कहानी है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर है क्या। बिल्कुल। और आज हम उन पहले सुरागों की बात करेंगे जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारी जासूसी कहानी की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोट्स में जो सबसे पहली हेडिंग है वो है खनन और प्रवेधन, मतलब खुदाई और ड्रिलिंग। हाँ, ये सबसे सीधा तरीका है। अगर जानना है कि नीचे क्या है तो बस खोदना शुरू कर दो। नोट्स में लिखा है कि भारत में कर्नाटक की कोलार सोनी की खानों में हम लगभग 3 किलोमीटर तक खुदाई कर चुके हैं। सही है, और ये तो बस एक उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में इससे भी गहरी खदानें हैं, करीब 5 से 6 किलोमीटर तक। अच्छा। और अमेरिका में तो तेल के लिए 8 किलोमीटर तक ड्रिलिंग हुई है। पर जो सबसे गहरा इंसान ने आज तक खोदा है वो रूस के आर्कटिक तट पर है, कोला क्षेत्र में। हाँ, इसका जिक्र है 12 किलोमीटर गहरा प्रभेदन। ये तो बहुत ज्यादा है। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, 12 किलोमीटर। लेकिन यहाँ असली कहानी समझनी होगी। पृथ्वी का जो केंद्र है वो सतह से लगभग 6,371 किलोमीटर नीचे है। 6,371 किलोमीटर। हाँ, अब उसकी तुलना में ये 12 किलोमीटर क्या है? जैसे एक बहुत बड़े तरबूज में हमने बस सुई चुभोई दो। मतलब हम बस सतह को खरोच ही पाए हैं। Exactly. नोट्स में भी यही लिखा है कि जानकारी एकदम सही और सटीक मिलती है, पर पूरी नहीं मिलती। बिल्कुल, जानकारी 100% सही है, क्योंकि वो हमने अपनी आंखों से देखा है। वहां से निकले पत्थर हमारे हाथ में है, पर वो बस उस 12 किलोमीटर की कहानी बताते हैं, बाकी के 6,000 किलोमीटर की नहीं। तो ये पहला सुराग है जो सटीक तो है पर बहुत ही अधूरा है। हाँ, और इसने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए थे असल में। अच्छा, कैसे? खैर, वैज्ञानिकों को जो उम्मीद थी कि नीचे किस तरह की चट्टानें मिलेंगी, वैसा कुछ मिला ही नहीं। उनके सारे मॉडल गलत साबित हो गए। तो इस गड्ढे ने बताया कि हम कितना कम जानते हैं। अरे वाह! चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं, चट्टानों का अध्ययन। ये भी कुछ वैसा ही लगता है। हाँ, ये अगला तार्किक कदम है। अगर हम खोद नहीं सकते तो जो चट्टानें सतह पर पहले से मौजूद हैं उनका अध्ययन कर लो। नोट्स भी यही कहते हैं कि इनसे भी सही और सटीक जानकारी मिलती है, पर फिर वही बात कि पूरी पृथ्वी की जानकारी नहीं मिलती। सीधी सी बात है, हमें पहाड़ों पर जो ग्रेनाइट दिखता है या जो पत्थर हम जमीन से निकालते हैं वो हमें धरती की ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट के बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं। उनकी उम्र क्या है, वो बने कैसे, उनमें कौन से खनिज हैं, ये सब पता चलता है। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि 2000 किलोमीटर नीचे भी वैसी ही चट्टानें होंगी? नहीं मान सकते। तो ये भी सिर्फ ऊपरी छिलके की ही कहानी है। बिल्कुल। तो अब तक हमारे जासूसों के पास 2 सुराग हैं। ड्रिलिंग, जिसने बताया कि हमारे अनुमान गलत हो सकते हैं, और सतह की चट्टानें जो सिर्फ बाहर की कहानी सुनाती हैं। और यहीं से हम तीसरे और शायद सबसे मजेदार स्रोत पर आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया। हाँ, ज्वालामुखी ये एक तरह से धरती के अंदर से आया एक सीधा सैंपल है। जब अंदर का गर्म पिघला हुआ लावा बाहर आता है तो वैज्ञानिक उसकी जांच करते हैं। नोट्स कहते हैं कि इससे हमें अंदर के तापमान, अवस्था और तत्वों की जानकारी मिलती है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि लावा सिर्फ सतह की चीज नहीं है, वो धरती के मेंटल से यानी पपड़ी के नीचे वाली परत से आता है। तो हमें सीधे अंदर की खबर मिल जाती है। हाँ, हमें पता चलता है कि वहाँ लोहा है, मैग्नीशियम है, और तापमान इतना ज्यादा है कि पत्थर भी पिघल जाता है। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। नोट्स कहते हैं कि लावा भी अत्यंत कम गहराई से ही निकलता है। इस कम गहराई का क्या मतलब है? देखिए, भूविज्ञान में कम गहराई का मतलब कुछ 100 किलोमीटर हो सकता है। अच्छा, कुछ 100 किलोमीटर। हाँ, ये लावा मेंटल के ऊपरी हिस्से से आता है, शायद 200 या 400 किलोमीटर की गहराई से। पर ये हमें निचले मेंटल या कोर के बारे में कुछ नहीं बताता, जो हजारों किलोमीटर और भी गहरे हैं। तो ये भी जानकारी सटीक है, पर है अधूरी। हाँ, ये पूरी धरती की बनावट नहीं बता सकती। बिल्कुल। ये एक पोस्ट कार्ड जैसा है जो अंदर से आया है, पर एकदम दिल से यानी कोर से नहीं आया। समझ गई। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रत्यक्ष स्रोत पर, तापमान। ये पॉइंट बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ, ये एक मौलिक अवलोकन है। नोट्स में एक नियम दिया है। भूगर्भ में गहराई की ओर जाने पर तापमान प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। सही है। इसे जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं।
खदानों में काम करने वालों ने इसे सबसे पहले महसूस किया था। जितना नीचे जाओ उतनी गर्मी बढ़ती है। और फिर नोट्स में एक गणित लगाया गया है कि अगर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ता रहा तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो सूरज की सतह से भी कई गुना ज्यादा है। हाँ, और इतने तापमान पर तो सब कुछ पिघल जाना चाहिए। मतलब पृथ्वी अंदर से पूरी तरह तरल होनी चाहिए। यही शुरुआती सोच थी। इसी सीधी सादी गणना ने वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर किया कि पृथ्वी का पूरा आंतरिक भाग पिघला हुआ है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नोट्स की आखिरी लाइन कहती है, अतः गहराई की ओर तापमान बढ़ने की दर घटती जाती है। और ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। हाँ, जमीन के अंदर के सुरागों पर आते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। सबसे पहले है तापमान। नोट्स में एक अंदाजा है, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, अतः उसके आंतरिक भागों का तापमान सूर्य की बाह्य सतह के बराबर अर्थात 6000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये एक शुरुआती अनुमान है। हाँ, मतलब अगर पृथ्वी कभी सूर्य का हिस्सा थी तो उसका केंद्र भी उतना ही गर्म हो सकता है। लेकिन यहीं पर एक और पहेली है। उस ताप का क्षय यदि संवहन क्रिया से हुआ है तो पृथ्वी का आंतरिक भाग निश्चित ही द्रव अवस्था में होगा। ये संवहन क्रिया क्या होती है? संवहन का सबसे आसान उदाहरण है पतीले में पानी उबालना। अच्छा। नीचे से गर्मी मिलती है तो गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी भारी होकर नीचे जाता है। ये चक्कर चलता रहता है। तो अगर पृथ्वी की गर्मी भी ऐसे ही बाहर निकलती तो इसका मतलब होता कि अंदर सब कुछ पिघला हुआ है, यानी तरल है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। नोट्स कहते हैं भूगर्भ में समान गहराई पर प्रत्येक स्थान पर समान तापमान नहीं है। हाँ, कुछ स्थानों पर तापमान अधिक है, वहां रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी एक जैसे गर्म ओवन की तरह नहीं है। कुछ जगहों पर जैसे यूरेनियम और थोरियम है। अच्छा, रेडियो एक्टिव तत्व। हाँ, और वो प्राकृतिक रूप से गर्मी पैदा करते रहते हैं। वो एक तरह से पृथ्वी के अंदरूनी हीटर हैं, इसलिए उन जगहों पर तापमान बाकी जगहों से ज्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े सुराग पर, जो इस तापमान की पहेली को भी सुलझाता है, और वो है दबाव। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। नोट्स कहते हैं भूगर्भ में गहराई की ओर चलने पर दाब बढ़ता जाता है एवं दाब बढ़ने से गलनांक बढ़ता है। ये गलनांक बढ़ना क्या होता है? देखो, जैसे जैसे हम गहरा जाते हैं ऊपर की हजारों किलोमीटर चट्टानों का वजन बढ़ता है। इससे दबाव मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और विज्ञान का एक नियम है, ज्यादा दबाव में किसी भी चीज को पिघलाना मुश्किल हो जाता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में पानी 100 डिग्री से ज्यादा पर उबलता है। एकदम सही उदाहरण। वैसे ही ज्यादा दबाव में चट्टानें भी ज्यादा तापमान झेल सकती हैं बिना पिघले। एक मिनट, तो अगर केंद्र में तापमान 6000 डिग्री है और दबाव भी बहुत ज्यादा है, तो वहां हो क्या रहा है? चट्टानें ठोस हैं या तरल? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नोट्स में इसका जवाब बड़ा अजीब है। अतः पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक ताप होते हुए भी चट्टानें पिघलती नहीं हैं। गर्मी उन्हें पिघलाना चाहती है, लेकिन दबाव उन्हें पिघलने नहीं देता। बिल्कुल। नतीजा, नोट्स कहते हैं बल्कि उनमें प्लास्टिक, मोम चपड़ी जैसे गुण आ जाते हैं। प्लास्टिक या मोम जैसा? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो एक अजीब सी अवस्था में है। न तो पत्थर जैसी ठोस हैं, न पानी जैसी तरल। वो बहुत बहुत गाढ़े शहद की तरह हैं, जो बह तो सकती हैं लेकिन शायद लाखों सालों में। वाह, तो ये न ठोस है न तरल। ये तो पदार्थ की एक बिल्कुल ही अलग अवस्था हो गई। हाँ, कह सकते हैं। चलिए, अब तीसरे अप्रत्यक्ष सुराग पर चलते हैं, घनत्व यानी भारीपन। डेंसिटी। आंकड़े कहते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 जीएम सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊपर की चट्टानों का घनत्व 2.6 से 3.0 जीएम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। अतः पृथ्वी के केंद्र में घनत्व 11 के लगभग हो सकता है। इसका गणित बहुत सरल है। मान लो तुम्हारे पास एक थैला है जिसका औसत वजन 5.5 किलो है। ठीक। और तुम्हें पता है कि ऊपर तुमने हल्की रुई रखी है जिसका वजन सिर्फ 2.5-3 किलो है। तो जाहिर है कि औसत को 5.5 तक लाने के लिए नीचे कोई बहुत भारी चीज रखी होगी। शायद लोहे का बाट। एकदम। पृथ्वी के साथ भी यही है। अगर सतह हल्की चट्टानों से बनी है तो औसत को बनाए रखने के लिए केंद्र को बहुत बहुत ज्यादा भारी होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या इतना ज्यादा घनत्व सिर्फ दबाव से आ सकता है?
मतलब किसी चीज को दबा दबाकर इतना भारी किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और नोट्स इसका जवाब देते हैं। हाँ, इसमें लिखा है केंद्रीय भागों में जो 11 के लगभग घनत्व है वो दाब के कारण नहीं हो सकता। सही। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि आप किसी हल्की चट्टान पर कितना भी दबाव डाल दें, आप उसे 11 के घनत्व तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब निकलता है, अतः पृथ्वी के केंद्र में पहले से ही अधिक घनत्व वाली लौह तथा निकल जैसी धातुएं हो सकती हैं। देखा, यहां पर उल्का पिंड वाला सुराग फिर से सही साबित हो गया। कौन सी धातुएं हैं जो प्राकृतिक रूप से इतनी भारी होती हैं? लोहा और निकल। तो मतलब घनत्व का गणित और उल्कापिंडों के सबूत दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल, अब केस मजबूत होता जा रहा है। अब हमारे पास दो आखिरी और पक्के सबूत हैं। पहला है पृथ्वी का चुंबकत्व। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। नोट्स में लिखा है पृथ्वी के चुंबकीय गुणों के कारण इसमें लौह व निकल जैसी चुंबकीय धातुओं की उपस्थिति प्रमाणित होती है। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम सब जानते हैं कि कंपास की सुई हमेशा उत्तर की तरफ इशारा करती है ना? हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है और ये चुंबकत्व तभी पैदा हो सकता है जब उसके केंद्र में लोहा और निकल जैसी चुंबकीय धातुएं उस प्लास्टिक जैसी तरल अवस्था में घूम रही हों। अच्छा, तो ये भी लोहा निकेल की मौजूदगी का एक और मजबूत सबूत है। बिल्कुल। और आखिरी सबूत, गुरुत्व विसंगति। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये भी आसान है। हाँ। नोट्स कहते हैं पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर गुरुत्व का मान एक समान नहीं है, अतः पृथ्वी के अंदर अलग अलग घनत्व वाली चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात द्रव्यमान का असमान वितरण है। गुरुत्व विसंगति का सीधा सा मतलब है कि अगर तुम दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर अपना वजन तोलो तो उसमें बहुत बहुत मामूली सा फर्क आएगा। सच में? ऐसा क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब पृथ्वी के अंदर मौजूद सामान यानी इसका द्रव्यमान हर जगह बराबर न फैला हो। कहीं जमीन के नीचे ज्यादा भारी चट्टानें हैं तो कहीं हल्की। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि पृथ्वी अंदर से एक समान पदार्थ का गोला नहीं है, बल्कि ये अलग अलग परतों से बनी है। जैसे एक प्याज होता है ना, परत दर परत। बहुत अच्छे। अब तो सारे सुराग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। हाँ, जासूसी पूरी हुई। चलिए, अब जैसा कि वादा था, परीक्षा के लिए इन सभी सुरागों को फटाफट दोहरा लेते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं? 4 हैं। पुराने सिद्धांत, उल्कापिंड, प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी और अप्रत्यक्ष स्रोत यानी ताप, दाब और घनत्व। पुराने सिद्धांतों का क्या निष्कर्ष था? नतीजे अलग अलग थे, गैस, तरल, ठोस, इसलिए आज भरोसेमंद नहीं है। उल्कापिंड के अध्ययन से हमें सबसे बड़ा सुराग क्या मिला? उनके केंद्र में लोहा यानी Fe और निकेल यानी Ni मिला। इससे पृथ्वी के केंद्र में भी इनके होने का मजबूत अनुमान लगा। तापमान के बारे में क्या याद रखना है? केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन ये हर जगह एक समान नहीं है। और दबाव का सबसे जरूरी नियम क्या है? गहराई के साथ दबाव बढ़ता है, जिससे चट्टानों का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। वो आसानी से पिघलती नहीं है। तो फिर केंद्र की असली अवस्था क्या है? अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण केंद्र की चट्टानें न पूरी तरह ठोस हैं न तरल, बल्कि प्लास्टिक जैसी गाढ़ी अवस्था में हैं। घनत्व के आंकड़े क्या बताते हैं? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, पर सतह का सिर्फ 2.6 से 3.0। इससे साबित होता है कि केंद्र का घनत्व लगभग 11 होगा, जो केवल लोहा निकेल जैसी भारी धातुओं से ही संभव है। और आखिर में चुंबकत्व और गुरुत्व से क्या साबित होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लोहा निकेल की मौजूदगी साबित करता है और गुरुत्वाकर्षण का अलग अलग होना बताता है कि पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान का वितरण असमान है, यानी ये परतों में बटी हुई है। तो इन सभी सुरागों को जोड़कर हम पृथ्वी के केंद्र की एक साफ तस्वीर बना पाते हैं। हाँ, हमने पुराने उलझे हुए सिद्धांतों से शुरुआत की और फिर एक एक करके ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों से इस पहेली को सुलझाया। बिल्कुल। और ये पूरी जासूसी कहानी हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाती है। इन नोट से ये तो साफ है कि पृथ्वी का केंद्र शांत या स्थिर नहीं है। वहां लगातार कुछ न कुछ चल रहा है। हाँ, अगर गुरुत्वाकर्षण और तापमान भी एक समान नहीं है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे आज भी वो कौन सी अदृश्य प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो न सिर्फ पृथ्वी को आकार दे रही हैं,
बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ना।